हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर चल रहा था, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। सो इसमें अभी तक हमने क्या की है, संविधान की विशेषताओं तक अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके यानी कि राज्य की परिभाषा के बारे में और मूल अधिकारों की असंगत विधियाँ, क्योंकि एक एक टॉपिक करके हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये पूरी आपको जो भी स्लाइड में दिख रही है बनी बनाई नोट्स है। सो आपको एज इट इज जैसे ही यदि आप नोट्स बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी नोट्स भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सो अब यहाँ पे हम बात करें राज्य की परिभाषा। तो अब ये राज्य का मतलब हमारे स्टेट नहीं है, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए। और यहाँ पे वही समझाया जा रहा है कि राज्य का मतलब आखिर है तो है क्या। ठीक है, तो इसमें यदि आप जब भी अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आपके पास पॉलिटी लक्ष्मीकांत जी की बुक हो, उसको आप लोग अभी ओपन करके बैठ जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको सब कुछ साफ तौर पे सीधे तौर पे लिखा हुआ मिलेगा कि क्या कैसे है। तो इसमें यदि हम मेन रूप से बात करें राज्य की परिभाषा में, तो होता क्या है कि मूल अधिकारों से संबंधित, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। ठीक है, तो राज्य में क्या क्या शामिल है और ये किस आर्टिकल और किस भाग में है, आर्टिकल 12 एंड भाग 3 में है। ठीक है, और राज्य के मतलब राज्य जिसे हम कहते हैं उसके अंतर्गत शामिल क्या क्या है। तो इसमें पहला आता है हमारा कि कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। ठीक है, ये राज्य की बात कर रहे हैं कि राज्य में शामिल क्या क्या है, और इसको अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि हम कई बार सुनते हैं, आप किस संविधान उठा के देखोगे कहीं भी भारत देश नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, राज्य ही मिलता है, भारत राज्य। सो भारत राज्य कैसे है, क्यों है, वो एक बार मैं और समझा चुकी हूँ यहाँ पे। और इसकी राज्य की परिभाषा के बारे में समझिए कि यानी राज्य में शामिल क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या है, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कि राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। देन थर्ड हमारा है कि सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत हो गया, जिला बोर्ड हो गया, या की बात करें तो सुधार न्याय आदि। ठीक है, यानी कि तीसरे में हमारा क्या है कि जितनी भी स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, वो सब भी राज्य में ही शामिल होते हैं। ऐसे प्रॉपर हम नहीं कह सकते कि एमपी एक राज्य है या यूपी एक राज्य, बिल्कुल हमारे देश का एक राज्य है। बट यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा दी गई है, डिफिनेशन दी गई है, वो थोड़ी अलग है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो राज्य में शामिल होते हैं, पहला हमने देखा, दूसरा देखा, तीसरे में क्या है, स्थानीय निकाय के बारे में है। और स्थानीय निकाय क्या होते हैं, जैसे नगर पालिकाएं हो गई, पंचायत हो गया, जिला बोर्ड हो गया, सुधार न्यास हो गया, ये सारे क्या होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, ये भी राज्य में ही शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चौथा, और इसमें बात की जा रही है कि अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक। ठीक है, तो गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे कि एलआईसी हो गया, ओएनजीसी, सेल आदि। ठीक है, तो ये जो गैर संवैधानिक निकाय भी हैं या वैधानिक निकाय भी हैं, जैसे एलआईसी हो गया आपका और ओएनजीसी हो गया, फिर उसके बाद सेल आदि, ये जो भी आते हैं वो भी राज्य के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, यानी मेन रूप से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल किए गए हैं और किसे हम राज्य कहते हैं। उसके बाद हम बात करें आगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या होता है कि इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें जितने भी निकाय शामिल हुए हैं उनमें अदालत में तभी चुनौती दी जाएगी जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का, दैट मीन्स मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। और उच्चतम न्यायालय के अनुसार यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या होगा कि किसी भी
उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सभी राज्य के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत तो यहाँ पे आर्टिकल्स भी पूछ लिया जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 12 के तहत वो राज्य के अर्थ में ही आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ, तो इसके बारे में क्या बताया गया है। मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा और इसकी डिटेल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मेन रूप से बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 13, ठीक है, अभी 12 पढ़े अनुच्छेद, और अनुच्छेद 13 की बात करें तो क्या घोषित करता है। ये जो मैं आर्टिकल बोल रही हूँ उसको आपको नोट कर लेना है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा या उनका अल्पीकरण, उनको लघुकरण, ठीक है, करने वाली विधियाँ शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य होंगी। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये न्यायिक समीक्षा योग्य होंगी कि इनमें न्याय के लिए क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगा जा सकता है। ठीक है, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और यानी कि बात करें उच्चतम न्यायालय की बात करें हम तो जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या बात की गई है, अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट 226, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि मतलब यदि हम बात करें कि किसमें राज्य में कहाँ पे न्याय के लिए जा सकते हैं यदि फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, या कि सेंटर पे कहाँ हम जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, किस आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल यदि हम बात करें तो 226 के तहत उच्च न्यायालय और 32 के तहत उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। और होता क्या है कि जो कि किसी भी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 13 के तहत हम बात करें तो विधि वर्ड एक आता है, विधि यानी कानून होता है। ठीक है, तो इसके इस शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। अब इसका रूप क्या क्या है, थोड़ा सा इसके यदि हम बात करें तो यहाँ पे पहला होता है कि स्थायी विधियाँ। ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। दूसरा हमारा आएगा अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ क्या क्या हो जाएंगी, राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा पारित या जारी अध्यादेश हो जाएगा। स्थायी विधियाँ क्या हुई, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। ठीक है, अस्थायी विधियों की हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अस्थायी विधियों में कि राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। और तीसरा हमारा आता है कि प्रत्यायोजित विधान, यानी कि कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक या संविधानिक साधन, जैसे अध्यादेश हो गया, आदेश हो गया, उपविधि हो गया, नियम हो गया, विनियम हो गया, या कि अधिसूचना हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा आता है कि विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे कि विधि का बल रखने वाली रूढ़ या प्रथा हो गई। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि ना केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी भी अदालत के मूल अधिकारों के हनन पर कि किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का यदि हनन हो रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, न्यायालय में चुनौती दे सकता है, और ये न्याय योग्य है और न्यायालय को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए न्याय करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो इसी तरह क्या होता है कि अनुच्छेद जो हमारा 13 है तो वो क्या घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए
उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया कि संविधान संशोधन क्या है, या उसे क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान संशोधन हो रहा है और हमें ये मंजूर नहीं, तो क्या हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में क्या कहा था कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जाएगा। ठीक है, यानी चुनौती कब दी जाएगी। आर्टिकल 13 कहता है कि इसे हम चुनौती नहीं दे सकते संविधान संशोधन को, लेकिन एक उच्चतम न्यायालय में क्या आता है, केशवानंद बनाम भारती मामला जो 1973 में आता है, तो इसमें बात की जाती है कि हम क्या कर सकते हैं। संविधान यदि हमको लगता है कि हमारे किसी भी आर्टिकल का संशोधन हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे अभी हाल फिलहाल में आरक्षण के लिए 15 और 16 आर्टिकल में संशोधन किया गया था, और यदि किसी को लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, सो वो लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग दैट में चुनौती दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये जितना है आज हम लोग ये जो समझे कि यानी कि मूल अधिकारों की असंगत विधियां जो हो गई और राज्य की परिभाषा, सो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में समानता के अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जितना भी है, यानी कि हमारी एम लक्ष्मीकांत जी की बुक में जितने भी चैप्टर या पॉइंट दिए गए हैं किसी भी चैप्टर के, वो सारे चैप्टर हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हमारे भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां, क्योंकि ये हम लगभग नहीं तो कई बार बता चुके हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।